नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे और ऋग्वैदिक काल में हमने राजनीतिक जीवन पढ़ लिया था और सामाजिक जीवन की एक क्लास देख ली थी। और आज हम उसी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए और सामाजिक जीवन जो ऋग्वैदिक काल का है वो प्यारे विद्यार्थियों आज हम पूरा कर लेंगे, है ना। और इसी प्रकार हम आगे जो है धार्मिक जीवन पढ़ेंगे, फिर आर्थिक जीवन पढ़ेंगे और ऋग्वैदिक काल पूरा हो जाएगा। फिर हम उत्तर वैदिक काल पे जाएंगे और उत्तर वैदिक काल में भी वही सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, इस प्रकार से एक समग्र अध्ययन जो है हम कर लेंगे ताकि हमारा किसी प्रकार का कोई सवाल गलत ना हो पाए, है ना। इसलिए आप बने रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए विद्यार्थियों। देखिए सफलता जो है ना विद्यार्थियों वो त्याग मांगती है, सफलता समर्पण मांगती है, सफलता वैराग्य मांगती है। जब तक हमारे अंदर त्याग, समर्पण और वैराग्य नहीं होगा तब तक हम सफल नहीं हो सकते। चाहे वो कोई गवर्नमेंट सेक्टर का क्षेत्र हो, प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र हो, जीवन का मामला हो या कोई कंपटीशन एग्जाम पास करनी हो, XYZ कोई भी काम करना हो, जब तक आपके अंदर त्याग, समर्पण और वैराग्य नहीं होगा तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए ये अपने जीवन में लाइए। त्याग का मतलब ये नहीं है कि हम परिवार को त्याग दें या शरीर को त्याग दें या अन्य कोई चीज़ों को त्याग दें। त्याग का मतलब ये है कि जो हमारी नेसेसरी वस्तुएं हैं उन्हीं का उपयोग करते हुए उसका भी उपयोग उस सीमा तक करें जिस सीमा तक उनकी हमें आवश्यकता है। बाकी अन्य चीज़ों का त्याग होना चाहिए। जैसा कि एक विद्यार्थी के लिए कहा गया है, काकचेष्टा भको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम है। यहाँ पे गृहत्याग की बात की गई है। गृहत्याग का मतलब ये नहीं है कि बाबा जी बन जाएं, ऐसा नहीं है। गृहत्याग का मतलब है कि घर गृहस्थी में ध्यान न देकर और अपना ध्यान केवल कोवे जैसी चेष्टा और बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। जिस प्रकार बगुले का ध्यान होता है ना अपने उस शिकार पर, उसी प्रकार विद्यार्थी का ध्यान सिर्फ अपने पाठ्यक्रम पर होना चाहिए। घर गृहस्थी में अपना ध्यान नहीं लगाना चाहिए। ये इस गृहत्याग का मतलब ये होता है ना। तो त्याग और समर्पण की बात मैंने आपको बताई, काफ़ी अच्छी बात है स्वीकारना। और चलो हम आते हैं सीधे ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन पढ़ रहे थे विद्यार्थियों, है ना। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन, है ना। क्या पढ़ रहे थे हम? ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन, ये विद्यार्थियों हम टॉपिक पढ़ रहे थे। ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने 3 पॉइंट विद्यार्थियों देख लिए थे। पहला परिवार देखा, किस प्रकार से पितृसत्तात्मक परिवार होता था, है ना। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और जो है परिवार संयुक्त परिवार थे। पिता जो है बहुत शक्तिशाली होता था, अपने पुत्र को बेच सकता था, बलि दे सकता था पुत्रों की, ये सब चीज़ देखी। उसके अलावा फिर हमने जो है विवाह के प्रकार देखे, महिला की स्थिति देखी, है ना। महिला की स्थिति भी काफ़ी अच्छी स्थिति थी क्योंकि कई जो है ब्रह्मवादिनियों के नाम मिलते हैं जिसमें घोषा, पाला, सिक्ता, निवावरी, है ना, पौलमी, लोपामुद्रा जैसे नाम हमें मिले, है ना। अर्थनाना, है ना, इस प्रकार के नाम मिले। इसके अलावा जो है हमने देखा था कि किस प्रकार से और महिला को और जो है जायदे स्तंभ कहा गया है वेदों में, है ना, कि पत्नी ही घर है। तो ये सारी बातें हैं और किस प्रकार से जो है महिला को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। और महिला की स्थिति की बात करें तो संपूर्ण भारत के इतिहास में जो ऋग्वैदिक काल का जो काल है वो महिला के सम्मान की दृष्टि से और अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है ना। कल की क्लास में 2 फैक्ट और लिखेंगे हम। आप विवाह में लिखना, तो विवाह वाला पॉइंट चल रहा था विद्यार्थियों, कल की क्लास में जो विवाह वाला पॉइंट चल रहा था उसमें हम 2 बात और लिखेंगे विवाह वाले में। एक तो हम लिखेंगे कि विवाह में दहेज दिया जाता था, विवाह के समय दहेज दिया जाता था। दहेज जो है दिया जाता था और दहेज को वहतु कहा जाता था। वहतु,
है ना, दहेज को वहतु कहा जाता था। दहेज को वहतु कहा जाता था। एक बात हो गई प्यारे साथियों, ये वहतु शब्द को याद रखना। वहतु का अर्थ जो है आपसे पूछा जा सकता है ना। और दूसरी बात मैं लिखूंगा यहाँ पे, आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को अमाजू कहा जाता था। और घोषा नामक स्त्री के बारे में यह जानकारी मिलती है कि वह आजीवन रही थी क्योंकि उसे चर्म रोग हो गया था, है ना, इस वजह से उसकी शादी नहीं हुई थी। लेकिन कुछ किताबें ये भी लिखती हैं कि घोषा की शादी तो हुई थी लेकिन काफ़ी अंधेड़ उम्र में हुई थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला अमाजू कहलाती थी। अमाजू कहलाती थी, है ना। आजीवन आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला अमाजू कहलाती थी, है ना। और घोषा इस प्रकार की महिला थी, है ना। घोषा नामक महिला अविवाहित रही क्योंकि वह चर्म रोग से पीड़ित थी। चर्म रोग से पीड़ित थी, है ना। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि इसके जो चर्म रोग था उसको अश्विन नाम के जो देवता थे, जो विपत्तियों के हरने वाले देवता थे, अश्विन नामक देवता ने और इनका चर्म रोग ठीक किया क्योंकि वो विपत्तियों को हरते थे। तो इनकी विपत्ति जो थी चर्म रोग को ठीक करने वाली, वो कहते हैं कि उन्होंने ठीक किया और उसके बाद घोषा की शादी हो गई। लेकिन तब तक इनकी काफी उम्र जो है हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कहा जाता है, मुझे अधिकतर ये लिखा मिलता है कि जो घोषा थी वो अविवाहित थी, ठीक है। तो आप ऐसा पूछेंगे नहीं कि वो विवाहित थी कि नहीं थी, लेकिन बस एज ए नॉलेज के रूप में आप रखें। दोनों बातें एक साथ नहीं आएंगी, है ना, तो आप इसको कर देना। ये जरूर है कि वो चर्म रोग से पीड़ित थी और घोषा नामक महिला का नाम मिलता है, कहीं तो अविवाहित कहीं पे विवाहित। विवाहित है तो वो संदर्भ में मिलता है कि बाद में जो अश्विन नाम के देवता थे उन्होंने इनका चर्म रोग ठीक किया और बाद में उसने शादी कर ली, है ना। चर्म रोग देखो, जो विपत्तियों करने वाले देवता थे उसके बारे में ये कहा जाता है, च्यवन ऋषि को उसने यौवन प्रदान किया था, वो बुढ़े हो गए थे एकदम, है ना। तो आज भी उसके नाम पर च्यवन प्रकाश चलता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी खाए बुढ़ा हो जाए और बुढ़ा खाए तो जवान हो जाए, जवान खाए तो बुढ़ा हो जाए। इस प्रकार से डायलॉग मारते हैं लोग, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम इसमें जो अगला पॉइंट है विद्यार्थियों, वो पढ़ेंगे कि आखिर इन लोगों की जीवन शैली कैसी थी, है ना। जीवन शैली में हम देखेंगे कि इनका खान पान क्या था और क्या पहनते थे, है ना, और आभूषण कैसे थे, क्या मनोरंजन के साधन थे, है ना। ये सारी चीजें हम देखेंगे। अगला पॉइंट हम लिखेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा हो गया था, चौथा पॉइंट के रूप में आप डाल दीजिए जीवन शैली, है ना। जीवन शैली पढ़ेंगे विद्यार्थियों, काफी इंपॉर्टेंट है जीवन शैली भी। चौथे पॉइंट के रूप में हम देखना चाहेंगे, चौथा पॉइंट है जीवन शैली, है ना, जीवन शैली। तो ये जीवन शैली विद्यार्थियों मैं बताऊं, यहाँ पे जीवन शैली में हम पहला पॉइंट खान पान ही देखेंगे। क्या देखेंगे? पहला पॉइंट खान पान, कि आखिर इनका खान पान जो था वो कैसा था। तो खान पान में हम लगभग इतिहास का कोई सा भी कालखंड ऐसा नहीं रहा है जिसमें केवल मांसाहार रहा हो या केवल शाकाहार रहा हो। प्रत्येक काल का मानव शाकाहारी मांसाहारी दोनों रहा है, कोई किंतु परंतु नहीं है। किसी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं पर शाकाहारी रहा हो या कहीं पर केवल मांसाहारी रहा हो। हर काल में, चाहे पाषाण काल को लें जब इंसान जो है कंदमूल फल खाता था और कुछ जानवर भी खाता था, ये जरूर है कभी कच्चा मांस खाता था कभी पका हुआ मांस खाता था, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं रहा कि मानव कब केवल मांसाहारी रहा हो या केवल शाकाहारी रहा हो। ठीक है, दोनों प्रकार का है।
तो यहाँ पे भी वही बात है, हम लिखेंगे कि मानव शाकाहारी व मांसाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों था। शाकाहारी व मांसाहारी दोनों था, ठीक है। इसके अलावा अब मांसाहारी था तो क्यों था, क्या क्या वो मांसाहार में लेता था, या शाकाहारी था तो शाकाहार में क्या क्या लेता था। सबसे पहले मैं बात करूं विद्यार्थियों, मानव के शाकाहारी होने की बात करें तो शाकाहारी में वो जो है एक करम्भ खाता था, करम्भ का इस्तेमाल करते थे, करम्भ। और करम्भ किसका बनता था, जौ, तिल और दही, इन तीनों का मिश्रण जो होता था वो करम्भ कहलाता था, है ना। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, मैं थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ। करम्भ का इस्तेमाल ये लोग करते थे, करम्भ, है ना। करम्भ किससे बनता था, तो करम्भ बनता था विद्यार्थियों जौ, जिसको ऋग्वेद में यव कहा गया है ना, जौ प्लस इसमें और होता था तिल होता था, जौ तिल प्लस दही, जौ तिल प्लस दही, इन तीनों से मिलके जो है करम्भ का निर्माण करते थे ये लोग और इसको खाते थे, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं यवागु। यवागु जो होता था विद्यार्थियों वो जौ का दलिया होता था, जौ का दलिया, है ना, जौ का दलिया। अब पता नहीं ये जौ का दलिया छाछ में मिलाकर बनाते थे या पानी में मिलाकर बनाते थे, पानी में मिलाकर बनाते हैं तो उसको तो शायद आज भी दलिया ही बोलते हैं, है ना। लेकिन जो छाछ में मिला दें जौ के दलिए को तब बनाएं तो उसको हम राबड़ी बोलते हैं, राबड़ी, है ना, हमारे भी बनाते हैं, शाम को हम रोज वही खाते हैं, ठीक है, आज भी। और काफी दिनों से है हमारे क्या मतलब, मैंने तो जब से देखा है शाम को तो बिल्कुल लगभग फिक्स ही रहता है जौ के दलिए के साथ, और सर्दियों में बाजरे का दलिया, है ना, और उसको छाछ में मिला के राबड़ी बनाई जाती है और सुबह उसको छाछ में घोल के खाया जाता है, ठीक है, काफ़ी अच्छी भी लगती है, मेरी तो फेवरेट है, और आप लोगों का क्या पता। और बात करें आगे, करम हो गया, यवागु हो गया, इसके अलावा जो है ये दही, सॉरी, वो मट्ठे का प्रयोग करते थे, मट्ठा, मत्थ, मत्थ लिखा है, मत्थ, मत्थ का मतलब होता है दही का मट्ठा, है ना, दही का मट्ठा, दही का मट्ठा, ये इस प्रकार आएगा, मट्ठा, दही का मट्ठा हो गया, है ना। और एक आएगा अपूत, अपूत धृतकृत, अपूत धृतकृत, ये होंगे घी के मालपुए, घी के मालपुए, आज भी बनाए जाते हैं घी के मालपुए, है ना, आज भी जो है ये बनाए जाते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो ये मीठे के लिए और शहद का प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे मीठे के लिए, है ना, तो उसको हम मधु लिखते हैं, मधु मतलब संस्कृत में, सॉरी, मधु शब्द का प्रयोग उस जमाने में किया जाता था, किसको, शहद के लिए, है ना। ये भी हमने खूब खाया है जम के, जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे 10वीं क्लास तक, तो हम हमारे मतलब आसपास के खेतों में और पेड़ों में या किसी भी जगह जो बबूल के जो ढांकरे होते हैं उनमें खूब सारे छत्ते रहते थे, तो हम ऐसे उनको तोड़ा और जम के शहद खाते थे। इतना खाया है कि पानी की तरह पीते थे शहद को, जम के खाया है हमने खूब मस्ती करते थे उस ज़माने में। आज तो शहद हमें खरीदना पड़ता है क्योंकि हम तोड़ते नहीं है, इधर उधर जाते भी नहीं है, समय भी नहीं मिलता, और दूसरी चीज़ अब ऐसा लगता है कि यार क्यों किसी को परेशान किया जाए, क्यों किसी की एक तरीके से पूरी बस्ती होती थी उसकी, क्यों किसी की बस्ती उजाड़ी जाए। लेकिन उस ज़माने में कोई मतलब नहीं था हमें, और शहद को भरने के लिए बाल्टी लेकर जाते थे, बाल्टी, और आधी आधी बाल्टी भर के लाते थे, फिर उसको छानने के बाद एक एक 1.5 लीटर शहद हमारे पास हो जाता था,
फुल खाने के बाद एकदम फुल हो जाते थे ना खा पी के, तब भी 1-1 लीटर 1.5-1.5 लीटर शहद हमारे पास बच जाता था। इतने सारे छत्ते एक एक दिन में तोड़ लेते थे हम। लेकिन आज वो समय बदल गया है हमारा भी, और मधुमक्खियों का भी, है ना, उनके लिए भी अच्छे दिन आ गए हैं। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आने वाले हैं, तो मधुमक्खियों के लिए तो शायद आ गए हैं, क्योंकि हम जैसे जो दुष्ट थे उनसे उनका पीछा छूट गया है। अब मैं बात करूं मांसाहार की, मांसाहार, है ना, मांसाहार में ये लोग जो है गाय बैल और जो है कुत्ते का मांस खाते थे, है ना, गाय बैल और बकरी का मांस खाते थे। गाय बैल सॉरी कुत्ता क्या, गाय का भी खाते थे, कई जगह मिलते हैं, लेकिन गाय को अगन्य कहा गया है। लेकिन गाय का मांस ये लोग केवल जब हमारे मेहमान आते थे तो मेहमानों की मेहमानबाजी करने के लिए और गाय का मांस ये लोग बनाते थे, अन्यथा गाय का मांस नहीं खाया जाता था। भेड़ का, बकरी का और बैल का मांस खाया जाता था। बैल के पके हुए मांस को अक्षान बोला जाता था, अक्षान, है ना। इसके अलावा सोम और सुरा इनके पेय पदार्थ थे, जो कि एक प्रकार से मदिरा होती थी, वारणी होती थी, है ना। ये बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो क्या क्या लिखेंगे देखिए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मांसाहार के लिए जो प्रयोग करते थे, ये भेड़ बकरी व बैल, भेड़ बकरी व बैल का मांस खाया जाता था, ठीक है। और ये जो बैल का मांस है ना, वो बैल का पका हुआ मांस, बैल का पका हुआ मांस अक्षान कहलाता था। क्या कहलाता था? अक्षान कहलाता था, ठीक है। बैल का पका हुआ मांस अक्षान कहलाता था। एक बात हो गई ये, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, और कई बार पूछ लेते हैं कि अक्षान क्या है ना। तो बैल का पका हुआ मांस जो है वो अक्षान है। गाय को अगन्या कहा जाता था, है ना। आगे मैं लिखूंगा यहाँ पे, गाय को अगन्या, अगन्या का अर्थ है वध न करने योग्य, ना, वध न करने योग्य अगन्या कहा जाता था, कहा गया है ना। ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा गया है ना। ऋग्वेदिक काल पढ़ रहे तो इस संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद से मिलती है विद्यार्थियों, कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं दूसरी जगह से जानकारी मिलती है तो उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, अन्यथा रेफरेंस नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब सीधा सा है कि संपूर्ण जानकारी ये जो मिल रही है वो कहाँ मिल रही है? ऋग्वेद में मिल रही है ना। ऋग्वेद के आधार पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे। अतिथि के लिए गाय का मांस बनाया जाता था। आम आदमी गाय को जो है गाय का मांस नहीं खाता था ना। हम लिख सकते हैं अतिथि हेतु गाय का मांस खाने हेतु परोसा जाता था, खाने हेतु परोसा जाता था, ठीक है। अतिथि हेतु गाय का मांस जो है खाने हेतु परोसा जाता था। साधारण स्थिति में गाय का मांस नहीं खाते थे, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं सोम और सुरा, सोम व सुरा ये मुख्य पेय पदार्थ थे। सोम व सुरा मुख्य पेय पदार्थ थे, ठीक है विद्यार्थियों। काफी इंपॉर्टेंट बात है और विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और ये जो हमारा था खान पान वाला मामला,
वो यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, खान पान जो है वो यहाँ पे पूरा होता है। आप इसे उतारें और मैं इसको मिटाकर और मैं आता हूँ सीधा अगले पॉइंट पर, जो कि हमारा जीवन शैली के अंतर्गत ही वस्त्रों की बात हम करेंगे, है ना, कि आखिर वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, किस प्रकार के वस्त्र बनाए जाते थे, है ना, ये बात करेंगे। ठीक है, तो जीवन शैली में दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे। आप इसे उतारें, स्क्रीनशॉट ले लें या जो भी है आप लिख लें। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो विद्यार्थियों, इस काल में जो वस्त्र थे वो ऊन के और क्या नाम से ऊनी है, सूती है, और मृग चर्म के भी वस्त्र जो है ये लोग बनाते थे, है ना। मृग चर्म मतलब हरिण की खाल के, है ना। तो हम लिखें यहाँ पे वस्त्र, एक 2 नंबर पे लिख देते हैं वस्त्र, है ना। तो वस्त्र में हम लिखेंगे सबसे पहले विद्यार्थियों कि ये जो लोग वस्त्र बनाते थे वो किसके बनाते थे। वस्त्रों का निर्माण इस काल में वस्त्रों का निर्माण, इस काल में वस्त्रों का निर्माण सूत, ऊन व मृग चर्म से किया जाता था। ठीक है, इस काल में वस्त्रों का निर्माण सूत, ऊन व मृग चर्म से किया जाता था। एक बात हो गई ये। ठीक है, और इस जमाने में जो है, जो गांधार की जो भेड़ें थी वो काफ़ी प्रसिद्ध थी, और गांधार की भेड़ों से ऊन प्राप्त किया जाता था, है ना। तो गांधार की जो भेड़ें थी इस काल में प्रसिद्ध थी, है ना। गांधार की भेड़ें इस समय प्रसिद्ध थी, है ना, इस समय प्रसिद्ध थी। ठीक है, गांधार की जो भेड़ें थी वो जो है इस समय प्रसिद्ध थी। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या नाम से जो वस्त्र होते थे उनको बनाने का काम महिलाएं करती थी। उन्हें वायित्री या वाय कहा जाता था, है ना। वस्त्रों का निर्माण करने वाली का मैं लिखूं, वस्त्रों का निर्माण महिलाएं करती थी, है ना। वस्त्रों का निर्माण महिलाएं करती थी, महिलाएं करती थी, जिन्हें वायित्री या वाय कहा जाता था। ठीक है, वस्त्रों का निर्माण महिलाएं करती थी जिन्हें वायित्री या वाय कहा जाता था। ठीक है, इसके अलावा वस्त्रों को रंगा भी जाता था, और रंगने का काम भी स्त्रियां करती थी, और उन स्त्रियों को रजयित्री कहा जाता था, है ना। साथ ही मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, वस्त्रों को रंगने का कार्य भी महिलाओं द्वारा किया जाता था, जिन्हें रजयित्री कहा जाता था, जिन्हें रजयित्री कहा जाता था। ठीक है, जो महिलाएं वस्त्रों को रंगने का काम करती थी वो महिलाएं क्या कहलाती थी, रजयित्री कहलाती थी। इस शब्द को आप विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये रजयित्री और जो है ये वाय या वायित्री, इसमें आप क्या है यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है। जैसे 4 लाइनें देंगे, उनमें से पूछेंगे कि कौन सी लाइन सही है, कौन सी गलत है।
तो मान लीजिए ऐसे वस्त्रों का निर्माण करने वाली रजयित्री और रंगने का काम करने वाली वायित्री, इस प्रकार से उल्टा कर सकते हैं, है ना। और हमने यदि फोकस नहीं किया, गौर से नहीं पढ़ा, तो हमारा सवाल गलत होने के चांसेस फिर बन जाते हैं ना। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान रखना, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ पहले ही कि हमें कहाँ कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को अभी दूर कर दो, कुछ भी अपनी एक ट्रिक बना के या कैसे भी करके, है ना, और आप जो है इसको याद रखना। ठीक है विद्यार्थियों, ये हो गए बात। अब मैं बात करूं प्रमुख प्रकार के जो वस्त्र थे, है ना, वस्त्रों के प्रकार, है ना, वस्त्रों के प्रकार कौन कौन से थे, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा वस्त्रों के प्रकार। वस्त्रों के प्रकार में विद्यार्थियों एक तो आएगा हमारा नीवी जो वस्त्र है वो कमर से नीचे धारण किया जाता था, है ना, कमर से नीचे धारण किया जाता था। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कमर से नीचे धारण किया जाता था, है ना, कमर से नीचे धारण किया जाता था, वो था नीवी। इसके अलावा वास आता है, वास, वो कमर से ऊपर धारण किया जाता था, वास, है ना, वास क्या है, कमर से ऊपर धारण किया जाता था, है ना, कमर से ऊपर धारण किया जाता था। ठीक है, कमर से ऊपर धारण किया जाता था। ठीक है, नीवी हो गया, वास हो गया। इस प्रकार एक अधिवास और आता था जो ऊपर से केवल ओढ़ा जाता था, जैसे हम शॉल ओढ़ते हैं या महिलाएं चुनड़ी ओढ़ती है ना, चुनड़ी, या हमारे पूर्वी राजस्थान में तो लुगड़ी बोलते हैं, लुगड़ी, पीली लुगड़ी का झाला आपने सुने होंगे, है ना, चक्का झाम हुआ जयपुर में, पीली लुगड़ी नाचे, इस प्रकार के गीत कभी यूट्यूब पे सुनना आप, काफ़ी अच्छे भी हैं। ममता वाजपेयी की आवाज़ में सुनना आप, ममता वाजपेयी, कंचन सपेरा, गजब की कलाकार हुई हैं, गजब की आवाज़ है ना। ममता वाजपेयी के ब्याण ब्याई के ऊपर गाने ज़बरदस्त मिलेंगे आपको ना, आप सुनना कभी। मुझे तो क्या गानों का शौक़ है, तो मैं सुनता रहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। तीसरे नंबर पे अधिवास, अधिवास, है ना, अधिवास में क्या आएगा, अधिवास वो है जो ओढ़े जाने वाले वस्त्र, है ना, ओढ़े जाने वाले वस्त्र, ओढ़े जाने वाले वस्त्र। ठीक है, तो अधिवास हो गए ओढ़े जाने वाले वस्त्र। सॉरी, अब हम ये हो गए वस्त्रों के प्रकार, है ना, कि नीवी, वास, अधिवास। यहाँ से सवाल सीधा पूछा जाता है ना, सीधा सवाल जो है यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप इसे जो है जरूर आप ध्यान रखें। इसके अलावा मैं बात करूं तो अब हम देख लेते हैं वस्त्र, पोशाकों के नाम देख लेते हैं। प्रमुख जो है पोशाक कौन कौन सी होती थी, या प्रमुख वस्त्र कौन कौन से थे, है ना, प्रमुख वस्त्र या पोशाक। प्रमुख वस्त्र या पोशाक में विद्यार्थियों हम सबसे पहले नाम लिख सकते हैं, एक नंबर पे कौन सा लिख सकते हैं, जैसे उसणीय, पगड़ी का नाम होता था उसणीय, है ना, जो स्त्री, महिला और पुरुष दोनों ही धारण करते थे, उसणीय, है ना, उसणीय क्या थी, है पगड़ी का एक प्रकार थी, है ना, उसणीय क्या होती थी, पगड़ी होती थी। यह पगड़ी होती थी, है ना, जिसका उपयोग महिलाएं व पुरुष दोनों करते थे, है ना, पगड़ी का प्रयोग जो करते थे महिलाएं व पुरुष दोनों करते थे। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारा हो गया उसणीय हो गया।
इसके अलावा एक वस्त्र का प्रकार मिलता है द्रापी, जो युद्ध के समय पहना जाता था वो था द्रापी। 2 नंबर पे मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा द्रापी, है ना, ये युद्ध वस्त्र था। युद्ध के समय जो वस्त्र पहना जाता है वो था विद्यार्थियों द्रापी। द्रापी था युद्ध के समय पहना जाने वाला वस्त्र, है ना, युद्ध के समय पहना जाने वाला जो वस्त्र था वो था द्रापी था। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें एक जो है एक पेशश वस्त्र था, पेशश, है ना, पेशश वस्त्र जो था वो नृत्य वस्त्र था, है ना, नृत्य वस्त्र, नृत्य के समय जो वस्त्र पहना, नृत्य करते समय जो वस्त्र पहना जाता था वो था पेशश, है ना, पेशश, हाँ, नृत्य के समय, है ना, नृत्य के समय पहना जाने वाला, पहना जाने वाला, है ना, नृत्य के समय पहना जाने वाला वस्त्र था। और जो स्त्रियां इसे पहनती थी और इसका निर्माण करती थी वो पेशशकरी कहलाती थी, है ना। महिलाएं क्या कहलाती थी? पेशशकरी कहलाती थी, है ना। महिलाएं, पेशशकरी कौन होती थी? महिलाएं होती थी, है ना, पेशशकरी महिलाएं होती थी। ठीक है विद्यार्थियों, पूछ लेते हैं कई बार पेशकरी कौन होती थी? महिलाएं होती थी। कौन सी? जो इस प्रकार का वस्त्र पहनकर नृत्य करती थी या इस प्रकार के वस्त्रों का निर्माण करती थी वो क्या कहलाती थी? पेशकरी कहलाती थी। ठीक है, तो उष्णी हो गया, द्रापी हो गया, पेशश हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो है वाधुय और होता था, वाधुय, वाधुय होता था विवाह के समय पहना जाने वाला वस्त्र, वाधुय होता था ना। तो मैं यहाँ पे चौथे नंबर पे लिख सकता हूँ वाधुय, है ना। वाधुय क्या था? विवाह के समय जो है पहना जाने वाला जो वस्त्र था वो क्या था? वाधुय था ना, विवाह के समय पहना जाने वाला वस्त्र। विवाह के समय पहना जाने वाला वस्त्र, है ना। विवाह के समय पहना जाने वाला वस्त्र जो था विद्यार्थियों वाधुय था। इसके अलावा एक वल्कल का नाम और मिलता है, वल्कल, जो कि रेशों से बनाया जाने वाला वस्त्र था, है ना। ठीक है, वल्कल, वल्कल का नाम और मिलता है वल्कल। वल्कल क्या है? रेशों से बनाया जाने वाला, वृक्ष के रेशों से बनाया जाने वाला वस्त्र, है ना। वृक्ष के रेशों से बनाया जाने वाला वस्त्र। ठीक है, वृक्ष के रेशों से बनाया जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता था? वल्कल कहलाता था ना, वल्कल है ये, ना, वल्कल। ठीक है, इसके अलावा ये लोग क्या थे विद्यार्थियों? वस्त्रों पे और स्वर्णकारी भी करते थे, जिसे जो है ये लोग हिरण्य उत्कीर्ण भी कहते थे, है ना, हिरण्य उत्कीर्ण कहते थे। मतलब वस्त्रों पे जो स्वर्णकारी का काम होता था उसे हिरण्य उत्कीर्ण कहा जाता था, ये लोग करते थे, है ना। तो वो बात मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ बीच में लिख दिया, मैं थोड़ा सा इस प्रकार से बना देता हूँ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अगला पॉइंट कि वस्त्रों पर स्वर्णकारी की जाती थी, स्वर्णकारी की जाती थी, वस्त्रों पर स्वर्णकारी की जाती थी, जिसे 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 हिरण्य उत्कीर्ण कहा जाता था, जिसे हिरण्य उत्कीर्ण, जिसे हिरण्य उत्कीर्ण कहा जाता था,
जिसे हिरण्य उत्कीर्ण कहा जाता था। ठीक है विद्यार्थियों, तो काफी महत्वपूर्ण बात है ये, वस्त्रों पर स्वर्णकारी की जाती थी और जिसे हिरण्य उत्कीर्ण कहा जाता था, जिसे हिरण्य उत्कीर्ण कहा जाता था। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों हमारे जो ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था उसके अंतर्गत वस्त्रों के क्या प्रकार थे वो हमने देखे। वस्त्रों को हमने 360 डिग्री पढ़ा, भोजन पढ़ लिया, वस्त्र पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे आभूषण पढ़ लेते हैं। आभूषण है ना, आभूषण इनके किस प्रकार के थे। तो प्यारे विद्यार्थियों आप इसका स्क्रीनशॉट लें या इसे उतार लें। मैं जो है इसको यहाँ पे मिटा रहा हूँ और फिर हम जो है अगली स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ विद्यार्थियों, आप इसे उतार लें। ठीक है, तो हमने जीवन शैली के अंतर्गत जो है वस्त्रों को पढ़ लिया है विद्यार्थियों। तीसरे पॉइंट के रूप में वस्त्र पढ़े। अब हम चौथे पॉइंट के रूप में जो है चौथे पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। अब हम इनका जो आभूषण थे वो पढ़ लेते हैं, फिर हम कुछ मनोरंजन के साधन पढ़ लेंगे। ठीक है, मनोरंजन के साधन पढ़ लेंगे और फिर जो हल्का फुल्का जो समाज का वर्गीकरण है वो हम कर लेंगे। ठीक है, तो अभी सॉरी चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे जो है आभूषण। आभूषण जो है वो पढ़ेंगे हम, है ना। आभूषण चौथा क्या, मेरे हिसाब से तीसरा ही होना चाहिए ये, है ना। पहला हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, इनका जो है जीवन शैली में खान पान देखा एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे वस्त्र देखे हैं और तीसरे नंबर पे हमारा आभूषण आ जाएगा। तो देखिए आभूषण के जो शौकीन थे वो स्त्री और पुरुष दोनों ही थे, है ना। आभूषण के शौकीन स्त्री व पुरुष दोनों ही थे, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा आभूषण के शौकीन स्त्री व पुरुष दोनों ही थे, है ना। आभूषण के शौकीन स्त्री व पुरुष दोनों ही थे। और हमें कुछ विशेष प्रकार के जो आभूषणों के नाम मिलते हैं, जिसमें जो निष्क है उसका नाम मिलता है ना। तो प्रमुख आभूषण निम्नलिखित थे, है ना। तो हम बात करें प्रमुख आभूषण की, प्रमुख आभूषण, है ना। प्रमुख आभूषण में प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं एक बात कि जो सर्वाधिक आभूषण थे वो सोने के बनाए गए थे, है ना। सर्वाधिक आभूषण, सॉरी, सर्वाधिक आभूषण, सर्वाधिक आभूषण, सर्वाधिक आभूषण सोने के बनाए गए थे। ठीक है, सर्वाधिक आभूषण जो थे विद्यार्थियों वो सोने के बनाए गए थे, है ना। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, सर्वाधिक आभूषण सोने के बनाए गए थे। अब प्रमुख आभूषणों में मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे एक नाम आता है निष्क का। निष्क जो है ये सोने का हार होता था जो गले में पहना जाता था। ठीक है, क्या था ये, गले का सोने का हार, है ना। गले का सोने का हार था, है ना। कई लोग कहते हैं कि निष्क जो है सोने की मुद्रा थी और उस मुद्रा के ऊपर और एक हार बना हुआ था, है ना, और सोने की यह मुद्रा थी। तो इस प्रकार से कुछ लोग इसे मुद्रा भी बताते हैं, कुछ लोग इसे हार भी बताते हैं। सॉरी, इसके अलावा विद्यार्थियों मैं बताऊं आपको, और यहाँ से जो है नुपुर के साक्ष्य मिलते हैं। नुपुर यानी कि पायल जो होती है, मतलब पैर में पहनी जाती है, नुपुर, नुपुर, है ना, नुपुर हो गया। इसके अलावा यहाँ से जो मिलते हैं हमें जो है कर्ण फूल मिलते हैं, कर्ण फूल के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। कुरीर और गोचनी के साक्ष्य मिलते हैं, कुरीर व गोचनी, है ना, कुरीर व गोचनी के साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो है कुरीर व गोचनी विशेष रूप से ये विवाह के विशेष आभूषण जो है होते थे, है ना। कुरीर व गोचनी क्या होते थे, जो हैं ये विवाह के विशेष आभूषण होते थे, है ना,
विवाह के विशेष आभूषण आभूषण होते थे, है ना, होते थे। विवाह के विशेष आभूषण होते थे। इसके अलावा जो मिलता है रुक्म मिलता है, रुक्म जो कि गले में पहना जाता था ना, यहाँ पे मेरे हिसाब से मतलब यहाँ पहना जाता था, छाती में भी बताता है, रुक्म का नाम मिलता है ना, रुक्म जो है वो भी पहना जाता था, है ना, रुक्म रुक्म पहना जाता था। ठीक है, तो इस प्रकार से कर्णफूल हो गया, नुपुर हो गया, निस्क हो गया, कुरीर गोचनी हो गए। ठीक है, ये प्रमुख प्रमुख जो आभूषण हैं वो मैंने यहाँ पे ले दिए हैं। ठीक है, और भी हाथों में भी ये लोग पहनते थे, चूड़ियाँ वगैरह, भुजबंद वगैरह पहना जाता था, है ना। तो ये कुछ प्रमुख आभूषण थे। भुजबंद का नाम वैसे मैं लिख देता हूँ। चूड़िया चूड़ा ये तो लगभग हर काल में मिलते हैं, मतलब आभूषण पहनते हैं तो हाथों में तो कुछ ना कुछ पहनेंगे, ये बात तय है ना। तो भुजबंद है। ऐसे सवाल पूछने के चांसेस कम है। इसमें जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है, एक ये पूछा जा सकता है और एक ये पूछा जा सकता है। विद्यार्थियों, ये तीन को आप अच्छे से ध्यान रखें। नुपुर, कर्णफूल और भुजबंद का चांसेस लगभग नगण्य है, नहीं मतलब नहीं पूछे जाएंगे इस प्रकार से, है ना। और ये जो हो गया, ठीक है, आभूषण हो गए। आभूषण के बाद हम पढ़े इनके जो है मनोरंजन के साधन पढ़े विद्यार्थियों। मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, तो मनोरंजन में ये लोग जो है विभिन्न प्रकार के है जो कार्यक्रम करते थे, जिसमें खेल आते थे, धूत क्रीड़ा भी ये करते थे, जुआ पासा खेलना, है ना, और आखेटन करना, है ना, पशुओं की लड़ाई, इस प्रकार से ये लोग करते थे। इसके अलावा मैं बात करूं तो सामूहिक नृत्य भी करते थे, है ना, और संगीत के प्रति भी ये प्रतिबद्ध थे। कुछ जो है हमें जो है वाद्य यंत्रों के नाम भी मिलते हैं, जिसमें शंख है, श्रृंग है ना, और वीणा है ना, करकरी है, कुछ इस प्रकार के नाम जो हैं हमें देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, ठीक है, मनोरंजन के साधन लिखेंगे। सॉरी विद्यार्थियों, ये गोचनी नहीं न्योचनी है, सॉरी क्या है ये, न्योचनी है, गोचनी नहीं न्योचनी है, सॉरी न्योचनी है ना, न्योचनी, ठीक है, न्योचनी है ये। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा चौथे नंबर पे क्या लिखेंगे, आभूषण। आभूषण तो हो गए, मनोरंजन के साधन लिखेंगे, है ना, मनोरंजन के साधन। ठीक है साथियों, मनोरंजन के साधन जो है वो हम करेंगे यहाँ पे। और मनोरंजन के साधन में ये लोग जो है क्या क्या करते थे, देखिए मनोरंजन के साधन में एक तो ये पासा खेलते थे, सॉरी पासा खेलना, है ना। इसके अलावा जुआ, है ना, जुआ खेलना, ठीक है, पासा खेलना, जुआ खेलना, धूत क्रीड़ा जिसको बोलते हैं, धूत क्रीड़ा। किसी प्रकार का सवाल आ जाए, किसी प्रकार का शब्द आ जाए, है ना, आपको भाव नहीं बदलने हैं, है ना। और धूत क्रीड़ा, जुआ, पासा ये हो गए। इसके अलावा जो है आखेटन करना, है ना, आखेटन है, आखेटन है ना, घुड़सवारी वगैरह हो जाएगा, ठीक है, घुड़सवारी आदि। ये इनके जो है मनोरंजन के प्रमुख साधन थे विद्यार्थियों। इसके अलावा ये मनोरंजन के लिए जो है सामूहिक नृत्य करते थे, है ना, सामूहिक नृत्य करते थे, ठीक है, सामूहिक नृत्य करते थे। इसके अलावा मैं बात करूं तो विद्यार्थियों सामूहिक नृत्य के अलावा ये लोग कुछ वाद्य यंत्र भी बजाते थे, है ना। संगीत में भी इनकी रुचि थी। संगीत, वैसे संगीत जहाँ पर शब्द आ जाता है ना, उसमें नृत्य और गायन दोनों ही शामिल होता है ना। संगीत में भी विशेष रुचि रखते थे, विशेष रुचि रखते थे, ठीक है, संगीत में भी विशेष रुचि रखते थे।
कुछ वाद्य यंत्रों के नाम मिलते हैं, कुछ वाद्य यंत्रों के नाम मिलते हैं, कुछ वाद्य यंत्रों के नाम मिलते हैं। जैसे मैं बताऊं, यहाँ पे वीणा का नाम मिलता है, वीणा है ना, वीणा को ये करकरी बोलते थे, क्या बोलते थे, वीणा को करकरी बोलते थे, है ना। इसके अलावा बांसुरी को ये तुणव बोलते थे, तुणव, है ना, बांसुरी को क्या बोला जाता था, तुणव बोला जाता था, है ना। करकरी तो वीणा हो गया, बांसुरी जो है इसका भी इस्तेमाल करते थे, बांसुरी, और बांसुरी को क्या बोलते थे, तुणव बोलते थे। ये दोनों बातों का महत्वपूर्ण है, ये बातें ध्यान रखना। इस प्रकार की जो बातें हैं कि पूछ ली जाती हैं कि तुणव और करकरी क्या थे, तो फिर वहाँ पे पूछ लेंगे कि ये आभूषण थे, मनोरंजन के साधन थे, वाद्य यंत्र थे, या फिर वस्त्रों के प्रकार थे, है ना, या फिर कोई घोड़ों के नाम थे, घोड़ा गाड़ी के नाम थे। कुछ भी ऐसे ऑप्शन बना सकते हैं, किसी स्त्री के नाम भी आप जो करकरी तुणव के नाम से दे सकते हैं। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है विद्यार्थियों, इस प्रकार के नाम जो हैं वही पूछे जाते हैं, और अन्य नाम तो आप है जो इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। जैसे क्या नाम से हमें जो है जो मिलते हैं उनमें हम जो है शंख लिख सकते हैं, एक तो शंख है ना, श्रृंग है, शंख है, श्रृंग है, और जो है शंख है, श्रृंग है, और भी हमें कुछ नाम मिलते हैं, जैसे जो है हमें ढोल मृदंग के नाम आप लिख सकते हैं, ढोल है ना, ढोल है, मृदंग है आदि। सवाल जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है दो के नाम, बाकी इतना ही पूछेंगे कि वो संगीत में रुचि रखते थे या नहीं रखते थे, बस। इससे ज्यादा गहराई में गए तो यहाँ से सवाल बन सकता है, काफी गहरा सवाल होगा, अधिकांश लोगों का जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है तुणव क्या होता था, करकरी क्या होता था। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारे मनोरंजन के साधन जो हमने देखे। जीवन शैली में हमने आभूषण देख लिया, मनोरंजन के साधन देख लिए। ठीक है, अब हम आते हैं समाज का विभाजन इन्होंने किस प्रकार से कर रखा था। समाज का विभाजन देखना बेहद आवश्यक है विद्यार्थियों, है ना। समाज का विभाजन देखेंगे और फिर जो हमारा जो है सामाजिक जीवन जो है वो यहाँ पे पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं किस प्रकार से इन लोगों ने जो है समाज का विभाजन कर रखा था। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और आप ने इसको उतार ही लिया होगा साथ के साथ। ठीक है, नहीं उतारा तो आप ले लो, नीचे नीचे का तो आपने देख लिया होगा ना। ठीक है, अब मैं मिटा रहा हूं। तो देखिए विद्यार्थियों, समाज का जो विभाजन था वो यहाँ पे हो रखा था, है ना। समाज जो है समता मूलक नहीं था, वर्ग विहीन समाज नहीं था, वर्ग यहाँ पे बने हुए थे, आर्य अनार्य वर्ग थे और राजन्य दास वर्ग था, और यहाँ पे जो है कुलीन और श्रमिक वर्ग के रूप में समाज जो है बटा हुआ था, है ना। जिसकी जानकारी जो है हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलती है। वैसे ये जो पुरुष सूक्त है वो उत्तर वैदिक काल का है, लेकिन सॉरी, जो पुरुष सूक्त है वो उत्तर वैदिक काल का है, लेकिन जानकारी जो देता है वो हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी देता है ना। ऋग्वेद में ही जुड़ा हुआ है, अंतिम मंडल अर्थात 10वें मंडल के रूप में। ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम अगला पॉइंट डालें विद्यार्थियों, 5वें नंबर पे मैं डाल दूं तो कौन सा हो जाएगा हमारा 5वें रूप में, समाज का विभाजन या समाज का वर्गीकरण, है ना। समाज का वर्गीकरण, है ना। तो समाज के वर्गीकरण में मैं आपको बताऊं, समाज जो था वो वर्ग विहीन व समता मूलक नहीं था। ठीक है, यही बात हम सबसे पहले लिखेंगे। समाज समता मूलक व वर्ग विहीन नहीं था। समाज का विभाजन
समाज का विभाजन किस आधार पे हो रखा था? समाज का विभाजन वर्ग के आधार पे हो रखा था, वर्ग के आधार पर हो रखा था। जैसे जैसे समाज जो है किस प्रकार से बटा हुआ था विद्यार्थियों? जैसे में हम लिखे हैं, समाज जो था वो आर्य अनार्य वर्ग में बटा हुआ था। जैसे आर्य अनार्य वर्ग, है ना, जैसे आर्य अनार्य वर्ग, है ना, आर्य अनार्य वर्ग। दूसरा आ जाएगा हमारा जो है यहाँ पे राजन्य दास वर्ग, है ना, राजन्य और दास वर्ग, है ना, राजन्य दास वर्ग। तीसरा हम डाल सकते हैं यहाँ पे विद्यार्थियों कुलीन व श्रमिक वर्ग, है ना, कुलीन व श्रमिक वर्ग। ठीक है, कुलीन व श्रमिक वर्ग। अब विद्यार्थियों ये जो विभाजन था, ये विभाजन सॉरी ये विभाजन कर्म के आधार पे था, है ना, किसके आधार पे था? कर्म के आधार पे था। लेकिन जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं, साम्राज्यवादी इतिहासकार इसे रंग के आधार पर मानते हैं, है ना, साम्राज्यवादी इतिहासकार जो हैं वो रंग के आधार पर मानते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, साम्राज्यवादी इतिहासकार और राष्ट्रवादी इतिहासकारों में क्या अंतर है? आप भी लग रहे होंगे सर इतिहासकार तो सब एक जैसे ही होते हैं, इंसान में क्या ही फर्क होता है। लेकिन जो साम्राज्यवादी इतिहासकार थे वो थे अंग्रेज इतिहासकार, है ना, जिन्होंने यहाँ पे आके अपना साम्राज्य फैलाया, वो साम्राज्यवादी कहलाए। यानी कि वो लोग जो अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर और अपना साम्राज्य फैलाते हैं वो साम्राज्यवादी कहलाते हैं। ठीक है, वो किसी भी माध्यम से फैला सकते हैं, व्यापार के माध्यम से फैला सकते हैं, राजनीति के माध्यम से फैला सकते हैं, ना, किसी प्रकार से फैला सकते हैं। तो ये जो अंग्रेज जो लोग थे उनका मानना था कि ये जो विभाजन था वो रंग के आधार पे था। जो गोरे रंग थे वो राजन वर्ग था, आर्य वर्ग था या कुलीन वर्ग था, जो रंग से गोरे थे, सुंदर थे। और जो लोग काले लोग थे वो श्रमिक थे, दास थे, अनार्य थे, ऐसा इन लोगों का मानना था। देखिए रुडयार्ड किपलिंग ने एक सिद्धांत दिया था, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, है ना, श्वेत जाति का भार। ये लोगों का मानना था कि ये जो श्वेत जाति है, जो रंग से गोरे लोग हैं, उनके ऊपर एक भार है। कैसा भार है? कि जो लोग अनार्य हैं, जो लोग काले हैं, जो लोग निकृष्ट हैं, जो लोग आदिवासी हैं, पिछड़े हुए हैं, उनको सभ्य बनाने का भार। इन लोगों का मानना था कि जो लोग काले लोग हैं वो सब असभ्य हैं, जो लोग पिछड़े हैं वो सब असभ्य हैं, अनार्य हैं। और जो श्रमिक वर्ग में आते हैं, जो दास हैं, ये सारे लोग तब ही मुक्त हो सकते हैं या ये तब ही सभ्य बन सकते हैं जब श्वेत जाति इन लोगों को सभ्य बनाए, वरना ये नहीं बन सकते। ऐसा सिद्धांत जो है वो रुडयार्ड किपलिंग ने दिया था, जिसको व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी कहते हैं, अश्वेत जाति का भार सिद्धांत, है ना। तो उसी अश्वेत जाति के सिद्धांत भार के आधार पर और साम्राज्यवादियों ने यह इस विभाजन को और रंग मूलक माना था, जबकि राष्ट्रवादियों ने क्या कहा था कि यह कर्म मूलक है, कर्म के आधार पर विभाजन है ना। जबकि वास्तव में था कैसा? कर्म के आधार पर ही था, है ना, क्योंकि ऋग्वेद में मिलता है कि एक ही परिवार के लोग जो है अलग अलग जातियों के कहलाते थे। कोई तो कहता है कि मेरी माँ आटा पीसने वाली है ना, मेरे पिता वस्त्र वो चरखा काटते हैं, कुछ इस प्रकार की बात मिलती है ऋग्वेद में, है ना। मेरे पिता भी वैद्य हैं, मेरी माँ आटा पीसने वाली है, इस प्रकार से जानकारी मिलती है हमको ना। तो जो राष्ट्रवादी जो थे उन्होंने तो इसे जाति मूलक कर्म मूलक माना था, है ना। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इस बात को, काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यह विभाजन कर्म मूलक था, मगर साम्राज्यवादियों ने श्वेत जाति का भार सिद्धांत किसका है? ये रुडयार्ड किपलिंग का ना, रुडयार्ड
किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग ने दिया है ना। श्वेत जाति का भार सिद्धांत रूडयार्ड किपलिंग है ना। साम्राज्यवादियों ने इसे साम्राज्यवादियों ने इसे रंग मूलक माना, है ना। रंग मूलक क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि रंग के आधार पर विभाजन, ये लोग गोरे थे, ये काले थे, इस आधार पे माना। अब ये साम्राज्यवादी कौन कौन हुए हैं, देखो मैं कुछ साम्राज्यवादियों के नाम यहाँ पे लिखना चाहूंगा। साम्राज्यवादियों में देख, जैसे एक तो जेम्स मिल हो जाएगा, है ना, जेम्स मिल है, ठीक है। इसके अलावा जो है स्मिथ हो जाएगा, विंसेंट स्मिथ, है ना, विंसेंट स्मिथ हो जाएगा। मोरलैंड हो जाएगा, है ना, मोरलैंड हो जाएगा। इसके अलावा जो है विद्यार्थियों यहाँ पे मोरलैंड हो जाएगा। इसके अलावा जो है स्ट्रेची हो जाएगा, स्ट्रेची, है ना, स्ट्रेची है, लावेल है ना, सिरोल है, बहुत सारे नाम आएंगे, बहुत लंबी लिस्ट है ये। कभी आप एमए करोगे या इतिहास दर्शन और लेखन पढ़ोगे तो वहां पे इस प्रकार की जो बात मिलती है, ये सारे नाम मिलते हैं। श्वेत जाति का भार सिद्धांत रूडयार्ड किपलिंग का मिलता है। 2018 के आरएस मेंस में पूछा गया सवाल था श्वेत जाति का भार सिद्धांत, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी लिख दिया, बस 2 नंबर का सवाल था, आसानी से 2 नंबर मिल जाते, लेकिन लोगों को हवा ही नहीं लगी कि क्या है ये श्वेत जाति का भार सिद्धांत, है ना। लेकिन आप लोगों का गलत नहीं हो, इसलिए मैं जो है यहाँ पे दे देता हूँ। और कई बार जो है सवाल नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता में भी इस प्रकार के सवाल जो है पूछे जाते हैं, विद्यार्थियों ध्यान रखना, है ना। और ये जो कर्म मूलक की जो बात बताई थी वो हमारे राष्ट्रवादियों ने बताई थी। और राष्ट्रवादी जो है, राष्ट्रवादियों के नाम भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। राष्ट्रवादी इतिहासकार कौन कौन हुए हैं, तो राष्ट्रवादी इतिहासकार में विद्यार्थियों आप लिख सकते हैं हमारे आरसी मजूमदार साहब, आरसी मजूमदार साहब का नाम लिख सकते हैं, है ना। इसके अलावा आप जो है जदुनाथ सरकार का नाम लिख सकते हैं, है ना, कौन, जदुनाथ सरकार का नाम लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है सरदेसाई का नाम लिख सकते हैं, सरदेसाई, है ना। इसके अलावा आप जो है मैं यहीं पे लिखना चाहूँगा, इसके अलावा आप जो है पणिक्कर साहब का नाम लिख सकते हैं, पणिक्कर, है ना, पणिक्कर साहब का नाम लिख सकते हैं। मुखर्जी, आर के मुखर्जी, है ना, आर के मुखर्जी, ठीक है, आर के मुखर्जी का नाम जो है आप लिख सकते हैं। इसके काफ़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है, आप इतना याद रख लें। जो हमारे नीलकंठ शास्त्री साहब हैं, है ना, नीलकंठ शास्त्री यहाँ हैं। और जो हिंदू पॉलिटी ग्रंथ लिखा था केपी जायसवाल साहब इसी में आएंगे, काफ़ी लंबी लिस्ट है, ठीक है। ये हमारा विभाजन वाली बात हो गई, ठीक है। अब विद्यार्थियों ये जो विभाजन की जो बात हमें मिलती है, राष्ट्रवादी जो कहते हैं कि ये कर्म मूलक था, तो ये किस आधार पे कहते हैं, इनका आधार एक ही है कि ये जो हमारा मामला था, क्या नाम से, ऋग्वेद के 10वें मंडल के जो पुरुष सूक्त है उसमें पहली बार और चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है ना। तो किस आधार पे बोलते हैं ये लोग, इन लोगों का जो आधार था, इन लोगों का वो था कि उक्त विभाजन, मैं ऐसे लिखूंगा, उक्त विभाजन, उक्त विभाजन, उक्त विभाजन ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में उल्लेखित, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है, उसके आधार पर किया गया है, उसके आधार पर किया गया है ना, उसके आधार पर किया गया है ना। यह मंडल, यह मंडल उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का माना जाता है, उत्तर वैदिक काल का माना जाता है ना। इसमें क्या लिखा है
कि एक विराट पुरुष के मुख से तो ब्राह्मण का, भुजा से क्षत्रिय का, जंघा से वैश्य का और पैरों से जो है शूद्र का जन्म हुआ है ना। ब्राह्मणोत मुक्षीद बाहु राजनिश्य कृतम, है ना। और वैश्य ततदस्य कुछ इस प्रकार से कोई श्लोक है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन इस प्रकार का श्लोक जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था हमारा वर्ग विभाजन। ठीक है, आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखना। और यहाँ से सवाल जो है कई बार पूछा जाता है, और आप ये तो काफी बार पूछा गया है कि जो चारों वर्णों का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। वैसे इसको मैं डिटेल से करवाऊंगा, जब हम ऋग्वेद पढ़ेंगे तब हम इसके 10 मंडलों को पढ़ेंगे, तो वहां पे 10वें मंडल के अंदर पुरुष सूक्त की बात भी हम वहां पे करने वाले हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था हमारा जो है समाज का वर्गीकरण, ये हमारा पूरा हुआ विद्यार्थियों। आप इसे उतारें, स्क्रीनशॉट ले लें। और ऋग्वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था वो आज हमारा यहीं पे पूरा होता है। अब हम अगली क्लास में जो है अगली विशेषता हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल की, या तो धार्मिक पढ़ लेंगे या हम आर्थिक पढ़ लेंगे, और उसके बाद आर्थिक और धार्मिक पढ़ने के बाद हमारा ऋग्वैदिक काल पूरा हो जाएगा, और फिर हम उत्तर वैदिक काल की ओर गमन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आशा कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही होगी क्लासें, आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और विद्यार्थियों, एक बात मैं बताऊँ, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं ना, वो लोग मंजिल को अवश्य पाते हैं, वो सफलता को अवश्य पाते हैं। और सफल होने का मतलब विद्यार्थियों केवल परीक्षा पास करना नहीं होता। सफल होने का मतलब होता है कि आप जो भी वर्तमान में कर रहे हैं ना, उस काम से आप खुश हैं या नहीं हैं। यदि आप खुश हैं तो सफल है, अन्यथा नौकरी लग के भी मैंने लोगों को फांसी लगाकर मरते देखा है। कई लोग घुट घुट के जीते हैं, कोई कहाँ भटकते रहते हैं। तो अपने कार्य से खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा पढ़ते रहें, यही आपकी सफलता है। अन्यथा जीवन में कुछ भी प्राप्त कर लो और कितना ही प्राप्त मत करो, जब तक आप खुश नहीं हैं सारी चीज़ें बेकार हैं, है ना। तो आप मस्त रहें और लगातार पढ़ते रहें, कड़ी मेहनत करते रहें। तो इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों, मैं क्लास को यहीं समापन करता हूँ। धन्यवाद।